हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं, ये हमने कल ही कंप्लीट किया था 1 से लेकर के 8 अगस्त तक के वीकली करंट अफेयर्स। आज हम इसका पूरा रिवीजन करेंगे, क्योंकि अगर हमने कल वो कंप्लीट किया है तो उसका नेक्स्ट डे रिवीजन इम्पोर्टेंट है। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं 2-3 दिन तक तो वो पूरा साफ़ होने वाला है। तो पहले ही मन में ये बना लो कि कुछ भी नया पढ़ रहे हो वो 2 या 3 दिन बाद या हफ्ते बाद साफ़ हो जाएगा, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो। ठीक है, हम इसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। जो पहली न्यूज़ थी रिलेटेड टू पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेशन किया था कुछ प्रोजेक्ट्स का, और उन प्रोजेक्ट्स की टोटल वर्थ थी 1,000 करोड़ रुपए। ठीक है, और वो सारे के सारे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन हुआ था गुजरात में। फाइन। गुजरात में एक जगह है साबरकंठा, इस जगह पे इनॉग्रेशन हुआ। फाइन। और प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे थे, पर उनकी जो टोटल नेटवर्थ थी वो है 1,000 करोड़ के आसपास थी। फाइन। इसके साथ साथ में पीएम मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का इनॉग्रेशन किया, और कह सकते हैं लॉन्च किया। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है। दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट बुलियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जहाँ जो कहाँ पे ओपन किया जा रहा है, गिफ्ट सिटी में। ठीक है, और गिफ्ट सिटी किसे कहते हैं? गुजरात को कहते हैं। फाइन। और गुजरात के गांधीनगर में ये इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया गया है। उसके बाद पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था गुजरात में ही 44th चेस ओलंपियाड 2022। ठीक है, यहाँ तक तो ये सारा गुजरात में था। ये जो था, लिसन टू मी केयरफुली, 44th चेस ओलंपियाड 2022, ये इन्होंने लॉन्च किया, और कह सकते हैं इनोग्रेट किया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड इंडोर स्टेडियम, और ये किया तमिलनाडु में। ये गुजरात में नहीं हुआ, इसका इनोग्रेशन पीएम मोदी के थ्रू तमिलनाडु के जवाहरलाल इंडोर स्टेडियम में हुआ। इंडोर इंडोर ओके। 44 चेस ओलंपियाड हो गया। इसके साथ साथ में एक और चीज़ का इनॉग्रेशन हुआ, और इसमें पीएम मोदी ने अटेंड की बेसिकली ये कॉन्वोकेशन। 42nd कॉन्वोकेशन थी अन्ना यूनिवर्सिटी की। अन्ना यूनिवर्सिटी की 42nd कॉन्वोकेशन में पीएम मोदी ने अटेंड की है ये, और उनके साथ में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन भी थे, गवर्नर आर.एन. रवि भी थे। ठीक है, ओके। ये इम्पोर्टेंट है, 42nd कॉन्वोकेशन ऑफ अन्ना यूनिवर्सिटी, जो तमिलनाडु में ही है। 44 चेस ओलंपियाड, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 1,000 करोड़ रुपीज़। फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 2। दिस इज़ द पॉइंट 5140, और ये पॉइंट जो है बहुत बार सुना होगा आपने, बहुत सारी फिल्में बनी है इस पर। कारगिल सेक्टर के द्रास में ये पॉइंट है। ठीक है, एक पूरा एरिया है, और उस पूरे एरिया को इस नाम से ये रिकग्नाइज किया जाता है। कारगिल सेक्टर में द्रास में ये पॉइंट, इसका नाम चेंज हो गया है। अब इसका नाम चेंज करके क्या किया है, गन हिल इसका नाम कर दिया है। और बेसिकली किस लिए किया है, जिससे जो इंडियन आर्म फोर्सेस में इंडियन आर्म फोर्स की टोटल विक्ट्री हुई थी, और जितने भी वॉर के हीरोज़ थे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, उनके सेक्रीफाइस को, फाइन, उनके लाइफ सेक्रीफाइसेस को, उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, गन हिल कर दिया है। फाइन। और जो ये ऑपरेशन की बात हो रही है कि इंडियन आर्म फोर्सेस के ट्रिब्यूट का, ये ऑपरेशन विजय के नाम से 1999 में हुआ था। ठीक है, 1999 में ऑपरेशन विजय के नाम से हुआ था। इसके साथ साथ में एक और चीज़ है कि उस टाइम पर जो इंडियन आर्मी में आर्टिलरी की रेजिमेंट थी, उसको लीड किया था लेफ्टिनेंट टी.के. चावला ने। और इसीलिए जो टी.के. चावला इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी भी कारगिल सेक्टर में डी.जी. की पोस्ट पर पोस्टेड है ये,
और अभी ये डीजी है ऑफ आर्टिलरी एट कारगिल वॉर मेमोरियल। सो कारगिल वॉर मेमोरियल में अभी भी ये डीजी की पोस्ट पर है टीके चावला, और इन्होंने ही ऑपरेशन को लीड किया था आर्टिलरी रेजिमेंट का। फाइन। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि जो ये 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स थी, इन्होंने इस कैप्चर जो किया था, इस .5140 को कैप्चर किया था 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल की रेजिमेंट ने, ठीक है, द्रास सेक्टर में जाके। और ये एक स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक है द्रास सेक्टर में, जो ये पॉइंट है, ठीक है, लिख देती हूँ मैं। स्ट्रैटेजिकली, क्योंकि यहाँ से हाईवे बिल्कुल क्लियर दिखता है। स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक, और इसको अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी। सो योगेश कुमार जोशी की कैप्टन कमांड थी उस टाइम पर, लीडर जो थे, और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए 17 जून 1999 को .510 पर कैप्चर हासिल किया गया बाय जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। ओके, 13th। फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 3। सो इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने लॉन्च किया है, एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और ये क्रेडिट कार्ड बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन को भी सर्विस प्रोवाइड करता है। कैसे? सो एक क्रेडिट कार्ड का मोबाइल एप्लीकेशन है, और इसका नाम है बॉब कार्ड। नाम है बॉब कार्ड, ठीक है। और इसको प्रिपेयर किया गया है IBM की कोलैबोरेशन की हेल्प से, ठीक है। IBM का कोलैबोरेशन था, उसकी वजह से इस बॉब कार्ड को लॉन्च किया गया। और बेसिकली इसमें क्या होगा, जितनी भी बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड से सर्विसेज है, उन सबको मैनेज किया जाएगा ईजिली। और ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा सारे के सारे कस्टमर्स के लिए, कि वो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सारी सर्विसेज को एक ही जगह पे यूज़ कर सके, वॉट एवर दे वॉन्ट टू यूज़। एंड वन मोर थिंग, कि इस जो ये मोबाइल एप्लीकेशन होगी, इसमें फेस ID फीचर है, फिंगरप्रिंट लॉक फीचर है, ठीक है, पिन का फीचर है, स्मार्ट आई फीचर है, तो बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं। और एक और चीज़ है कि ये जो ऐप होगा, ये जो कार्ड की यूसेज लिमिट है, कि कहाँ तक हम उस कार्ड के अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी हेल्प करेगा। और जितने भी रिवार्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको रिडीम करने में भी हेल्पफुल होगा। ओके, अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 4 पर। ये रिलेटेड है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड से। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड क्या है? ये एक आर्म है टाटा ग्रुप की एरोस्पेस एंड डिफेंस आर्म है, ठीक है। एरोस्पेस एंड डिफेंस आर्म है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड, TASL। इसने सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया है इंडिजीनियसली डेवलप्ड, यानी कि भारत में ही डेवलप हुआ कॉम्बैट व्हीकल को इसने डिलीवर कर दिया है किसके पास? इंडियन आर्मी के पास। तो डिलीवरी हुई है इंडियन इंडिजीनियसली डेवलप्ड कॉम्बैट व्हीकल क्विक रिस्पॉन्स फाइटिंग व्हीकल। और ये इंडियन आर्मी के पास चला गया, जिससे बॉर्डर की सर्विलियंस को इंक्रीज बूस्ट मिल सके। और जो TASL है ना, ये पहली ऐसी इंडिया की प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जिसने प्रोड्यूस किया है और साथ में डिलीवर भी किया है व्हील्ड आर्मर्ड कॉम्बैट रेडी व्हीकल फॉर द इंडियन आर्म फोर्स, ठीक है। तो ये पहली ऐसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। और जो ये QRFW है, इसका मतलब क्विक रिस्पॉन्स फाइटिंग व्हीकल, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीमेंट और लेवल 4 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है 14 kg एक्सप्लोजिव से, या 21 kg एक्सप्लोजिव से पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये व्हीकल। फाइन। इतने का एक्सप्लोजिव यूज़ हो या इतने का हो, ये सेफ रहेगा। और इस व्हीकल में बेसिकली रन फ्लैट टायर्स है, और उसमें टर्बो डीजल इंजन के साथ चलता है, जिसमें मैक्सिमम 14 पीपल एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। ओके,
अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 5। ये बुक से रिलेटेड है। सो एक बुक रिलीज़ की गई है और इस बुक का नाम है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। सो वो लाइट जो हम कैरी करते हैं और ओवरकम करो अनसर्टेन टाइम में। और इस बुक ये वाई दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ रिलीज्ड बाय मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा, शी इज़ द former first lady of United States of America, and this book is published by पेंगुइन रैंडम हाउस। पेंगुइन रैंडम हाउस ने इस बुक को पब्लिश किया है और ये यूएस में रिलीज़ हो रही है, कनाडा में रिलीज़ हो रही है, ठीक है। और एक और बुक है मिशेल ओबामा की, बहुत फेमस बुक है, इसका नाम है बिकमिंग और ये 2018 में रिलीज़ की गई थी। फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 6 रिलेटेड टू अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने इनोग्रेट किया है एक डे लॉन्ग इवेंट, पूरा का पूरा दिन का इवेंट है जो सेलिब्रेट करने के लिए 8 ईयर्स ऑफ माई गवर्नमेंट, मेरी सरकार के 8 साल नई दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में। तो 8 ईयर्स ऑफ माई गवर्नमेंट इन न्यू दिल्ली, ये एक डे लॉन्ग इवेंट था जो ऑर्गेनाइज किया था अश्वनी वैष्णव ने। एंड वाई ऑन द लाइन्स ऑफ विजन ऑफ जन भागीदारी, जिससे जो ये जन भागीदारी का पूरा विज़न है कि लोग पार्टिसिपेट करें, पीपल का पार्टिसिपेशन हो, उसके लिए ये डे ऑब्ज़र्व किया गया। और यूनियन मिनिस्टर ने ही एक और चीज़ लॉन्च की है जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ 2022। रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ 2022 प्रोग्राम ये लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ने, और विच वॉज क्रिएटेड बाय नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है। किसके साथ कोलैबोरेशन करके? इंटेल इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके और साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर। सो 3 मिनिस्ट्रीज है जिन्होंने सबके साथ मिलकर के ये रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यू 2022 प्रोग्राम को लॉन्च किया है। आई एम रिपीटिंग इट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेल इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फाइन, ओके। वन मोर थिंग, जो ये प्रोग्राम है ये सारे के सारे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ओपन होगा, और वो स्टूडेंट्स जो क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के बीच में है। फाइन। और एक और चीज़ है, जो ये माई गवर्नमेंट एप्लीकेशन कह सकते हैं, प्रोग्राम कह सकते हैं, ये सारे के सारे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए खोला गया था। ये तो हो ही गया। और ये जो माई गवर्नमेंट प्रोग्राम है ये 26 जुलाई 2014 को लॉन्च हुआ था, और ये पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया था। और बेसिकली व्हाट इज़ इट, माई गवर्नमेंट क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिटीज़न इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है कि लोगों का इंगेजमेंट और गवर्नमेंट के साथ लोगों का लोग देखें कि गवर्नमेंट क्या काम करती है, कैसे काम करती है। तो दे वांट सिटीजन्स टू टू जस्ट सी व्हाट गवर्नमेंट इज़ वर्किंग टूवर्ड्स देयर बेनिफिट और नॉट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया था, और इसी का नाम माई गवर्नमेंट है, जिससे कि लोग कनेक्ट हो सके गवर्नमेंट से और ये कंट्रीब्यूट कर सके गुड गवर्नेंस में, ठीक है, गुड गवर्नेंस में कंट्रीब्यूट कर सके। फाइन। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और उस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में, और उस इनिशिएटिव का नाम है स्किल हब। उस इनिशिएटिव का नाम है स्किल हब, और ये कौन सी स्कीम और कौन सी योजना के अंदर हुआ है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है स्किल डेवलपमेंट के लिए, इन द फील्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट, और इनिशिएटिव का नाम है स्किल हब, और कौन सी स्कीम के अंदर? पीएम कौशल विकास योजना। ओके, फाइन। अब चलते हैं इसी में ही, जो यूनियन होम मिनिस्टर है और कोऑपरेशन मिनिस्टर है जिनका नाम है अमित शाह, उन्होंने 2 वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। एक तो डोमेन एजुकेशन के फील्ड में है और एक स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में है।
जिससे वो ये किस लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया है, टू कमोमोरेट द कंप्लीशन ऑफ 2 years सिंस द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वॉज इंट्रोड्यूस ऑन 29 जून 2020। यानी कि 29 जून 2020 को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ऑर्गेनाइज हुई थी, और कह सकते हैं इंट्रोड्यूस किया गया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंट्रोड्यूस की गई थी 29 जून 2020 को, और इसके 2 साल कंप्लीट होने की खुशी में ये 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, एजुकेशन के फील्ड में और स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट है इसी में एक और चीज़ है, इंडियन नॉलेज सिस्टम और MIC प्रोग्राम ये इस्टेब्लिश किया है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। टेक्नोलॉजी के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इंडियन नॉलेज सिस्टम प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, और ये इनिशिएटिव बेसिकली एक कोलैबोरेशन है दो यूनिट्स का बनके। तो एक तो है इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीज़न, ठीक है, एक तो है इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीज़न, ये डिवीज़न है, और किसके साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर के सो इंडियन नॉलेज सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। इसके साथ साथ में 75 भारतीय गेम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और ये इंट्रोड्यूस हुए स्कूल्स में, सारे पूरी मतलब पूरी इंडिया में, अक्रॉस इंडिया 75 भारतीय गेम्स इंट्रोड्यूस किए गए सारे के सारे स्कूल्स में, जिससे ये भारतीय गेम्स को प्रमोट कर सके अमंग चिल्ड्रंस के बीच में प्रमोट कर सके भारतीय गेम्स को। ओके, और ये एक कनेक्शन सेटअप कर सके कल्चर, जो भारत का कल्चर है उसके साथ। फाइन, अब एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, कालाशाला इनिशिएटिव। तो कालाशाला इनिशिएटिव 750 स्कूल में लॉन्च किया गया, और जिससे प्रमोट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए लोकल आर्ट, जो लोकल आर्ट है उसको प्रमोट करने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए कालाशाला इनिशिएटिव लॉन्च किया गया 750 स्कूल्स में। उसके बाद एक विद्या अमृत पोर्टल है, इसका भी लॉन्च हुआ टू स्केल अप द माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन द स्कूल एजुकेशन। जो स्कूल के एजुकेशन में माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, उसको बढ़ाने के लिए विद्या अमृत पोर्टल लॉन्च किया गया है, और ये बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल पोर्टल है। फाइन, उसके साथ साथ में बस इतना ही है। तो ये पूरा का पूरा कवर हो जाता है कि 75 भारतीय गेम्स, कालाशाला इनिशिएटिव, विद्या अमृत पोर्टल वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस स्किल हब। ओके, अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 8 पर। सो 4th एडिशन आया है इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का जो 4th एडिशन है, और उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, अल नजा फोर्थ। देखिए इस एक्सरसाइज का नाम है अल नजा फोर्थ, और ये 1 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त के बीच में हो रही है ये एक्सरसाइज। और कहाँ पे हो रही है, राजस्थान में हो रही है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है सारे के सारे एक्सरसाइज में कि वो एक्सरसाइज हो कहाँ पे रही है, उसका थीम क्या है, उसका एडिशन कौन सा है, किस किस के बीच में हो रही है, कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व है, तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और ये राजस्थान में है बेसिकली, और इसमें क्या है, इंडियन आर्मी का ये पार्टिसिपेशन है रॉयल आर्मी ऑफ ओमान के साथ। ठीक है, इंडियन आर्मी और ओमान आर्मी मिल करके ये अल नजाफ 4th एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है राजस्थान में। तो कोई अगर पूछे कि अल नजाफ 4th एक्सरसाइज कौन सी कंट्रीज़ के बीच में होती है, तो ये इंडिया और ओमान के बीच में होती है। जिसका 3rd एडिशन था वो मस्कट में हुआ था 2019 में, और उसके बाद वो हो नहीं पाया क्योंकि कोविड की वजह से। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ नंबर 9 क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, एक एडवाइजरी कमेटी सेटअप की है, और ये एडवाइजरी कमेटी सेटअप की है सेकेंडरी स्टील के लिए। कौन किसके चेयरमैनशिप के अंदर हुई है ये, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड स्टील, ज्योतिरादित्य सिंधिया। सो ज्योतिरादित्य सिंधिया हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड स्टील, उनकी चेयरमैनशिप के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने एक एडवाइजरी कमेटी सेटअप की है सेकेंडरी स्टील्स के लिए। और इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कि सारे के सारे इश्यूज जो है उसको फाइंड आउट करना, स्टील सेक्टर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, और स्पेशली सेकेंडरी स्टील सेक्टर।
जो पहली मीटिंग हुई थी, जैसे पहली मीटिंग जो फर्स्ट मीटिंग जो है इस कमेटी की, वो शेड्यूल की गई है 8 अगस्त को, कि 8 अगस्त को पहली मीटिंग इसकी होगी, और जहाँ पे वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ है और कहाँ कहाँ पर एक्शन लिया जा सकता है और कहाँ पर प्रायोरिटी डालनी चाहिए। सो ऐसा कुछ है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 10। सो 21 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना ने अपने 5 साल कंप्लीट कर लिए। इसका लॉन्च हुआ था 2017 में, लॉन्च हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना का लॉन्च हुआ था 2017 में, उसके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, और इसमें टोटल रजिस्ट्रेशन जो हो गया है, नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है किसी भी एक पार्टिसिपेंट के लिए इस स्कीम में, अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1,56,658 करोड़ रुपीज़। इतनी ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगानी ही पड़ेगी, और इससे क्या होगा, 12,000 रुपये पर पेंशन मिलेंगे। अगर 12,000 रुपीज़ चाहिए हर साल फॉर द पेंशन, तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो 1,56,658 रुपीज़ हो चुकी है अभी तो। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ इज़ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है, और वो रेजोल्यूशन है A76L75 और इसका टाइटल है, बेसिकली इस जो ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है, इसका टाइटल है ह्यूमन राइट टू अ क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। ह्यूमन के राइट्स बहुत क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के लिए, ये उसका पूरा टाइटल है। और उसने डिक्लेयर किया है कि राइट टू क्लीन, राइट हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एक ह्यूमन राइट के अंदर आता है। ठीक है, ये ह्यूमन के पास राइट है कि वो क्लीन रहे, उसका इन्वायरमेंट हेल्दी रहे और सस्टेनेबल रहे। और इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किया है, और इस रेजोल्यूशन को अप्रूवल मिला है 161 वोट्स ने, और फेवर में दिया है, और 8 एब्सेंट थे। फाइन। और ये रेजोल्यूशन बेसिकली जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है उसको रिकॉग्नाइज करेगा, सैनिटेशन की प्रॉब्लम को देखेगा कि ये इम्पोर्टेंट है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है, लोगों के जीवन के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 12। सो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने पोस्टपोन कर दिया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू रूल्स। नए रूल्स थे जो इम्प्लीमेंट करने थे, लेकिन अब वो पोस्टपोन हो चुके हैं। और नए रूल किस पे लगा रहे थे, और नॉमिनेशन फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के नॉमिनेशंस पर ये नए रूल इम्प्लीमेंट किए जा रहे थे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू रूल्स ऑन नॉमिनेशन पर फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर टिल 1 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 2022 तक के लिए अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। उसके बाद ये दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा। और पहले क्या था, 1 अगस्त को, ये 1 अगस्त तक इसका था कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसको पोस्टपोन करके 1 अक्टूबर कर दिया गया है। और जो ये सर्कुलर बेसिकली अनाउंस किया गया है, ये सर्कुलर एक एक्ट के अंदर हुआ है। उस एक्ट को यूज़ करके सेबी ने ये सर्कुलर रिलीज़ किया है। तो उस एक्ट का नाम है सेबी एक्ट 1992, और उसका सेक्शन 11, ठीक है, सेक्शन 11 ऑफ सेबी एक्ट 1992। इसके साथ साथ में सेबी ने एक फ्रेमवर्क भी रिलीज़ किया है, और ये फ्रेमवर्क बेसिकली किस लिए है, फॉर ऑटोमेटेड डीएक्टिवेशन ऑफ ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं, ठीक है, और जो जितने भी डीमेट अकाउंट हैं उनका ऑटोमेटिकली वो उनका डीएक्टिवेट हो जाए उनके अकाउंट्स। और ये किसके अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट होते हैं इन्वेस्टर्स के, उनके अकाउंट्स ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाए अगर वो उनका नो योर कस्टमर्स डिटेल कंप्लीट नहीं है विद इफेक्ट। और ये इफ़ेक्टिव हो जाएगा 31 अगस्त 2022 से। 31 अगस्त 2022 से इफेक्टिव हो जाएगा कि जितने भी इन्वेस्टर्स का नो योर कस्टमर्स डिटेल कंप्लीट नहीं होगी तो उनका डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को
डीरेगुलेट और डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और ये भी उन्होंने इसमें भी उन्होंने अपने इसी पावर का यूज़ किया है, सेबी एक्ट 1992 का सेक्शन 11। ओके, अब सेबी ने एक और चीज़ की है, पेनल्टी लगाई है, 3 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड पर। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड पर लगाई है, और ये सब्सिडरी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, ठीक है। सो क्योंकि इसने 8% शेयर खरीद लिए इंडस वाटर इंस्टीट्यूट में और सेबी से अप्रूवल भी नहीं लिया। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया इंडस लिमिटेड ने इंडस वाटर इंस्टीट्यूट से 8% का शेयर खरीदा और सेबी से अप्रूवल बिना लिए बिना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ नंबर 13 क्या है? ब्लूमबर्ग्स बिलेनियर इंडेक्स आया है। ब्लूमबर्ग्स बिलेनियर इंडेक्स आया है और 29 जुलाई 2022 तक के लिए ये है। और इसमें सावित्री जिंदल जो इंडिया की है, उन्हें एशिया के रिचेस्ट वीमेन का अवार्ड मिला है। सो सावित्री जिंदल जो इंडिया की है, एशिया की सबसे अमीर महिला है, और इन्होंने सरपास कर दिया है किसको? यांग हुएन को। यांग हुइन को हटा दिया है। और ये यांग हुइन जो है, ये चाइना की, यांग हुइन ये चाइना की है, और इनकी पोजीशन हट के अब सावित्री जिंदल आ गई है। ग्लोबली बात करें तो इनकी पोजीशन 10th है, ये 10वीं सबसे अमीर महिला है। और इसकी इनमें जो टोटल इनकी नेटवर्थ है वो 11.3 बिलियन US डॉलर है। अब इनकी फर्स्ट पोजीशन पे आई कैसे? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे थी यांग हुइयन थी जो चाइना की थी, लेकिन अभी क्या चल रहा है, उनमें थोड़ा इशू चल रहा है कि जो उनका मेजोरिटी शेयर होल्डर था, अ, वो उनका वो गिर गया है। पहले 24 बिलियन US डॉलर था यांग हुइयन का, और अब गिर के 11 बिलियन US डॉलर पे आ गया है, ठीक है। और मतलब 1 बिलियन US डॉलर एक महीने में, एक दिन में गिर गया। फाइन। और यही रीज़न है क्योंकि प्रॉपर्टी क्राइसिस चल रहा है चाइना में, और इस प्रॉपर्टी क्राइसिस के चलते हुए वैसे जो उनकी नेटवर्थ 24 बिलियन US डॉलर थी, जो कि ऑब्वियसली हाईएस्ट थी, अब वो रिड्यूस होकर 11 बिलियन US डॉलर पे आ गई है। सो वो कम रह गई है सावित्री जिंदल से, तो इसीलिए सावित्री जिंदल एशिया के रिचेस्ट वीमेन बन गई है। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। आई होप क्लियरली दिख रहा होगा। सो नेक्स्ट है न्यूज़ नंबर 14। तो ये रिलेटेड है मुस्लिम विमेंस राइट डे, ठीक है। सो मुस्लिम विमेन राइट डे जो हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है, और ये सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली इसका सेलिब्रेशन 2020 से शुरू हुआ था। और क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि ट्रिपल तलाक जो था वो इंडिया में शुरू हो गया था, ओके। और ट्रिपल तलाक का जो प्रोहिबिशन था कि पहले ट्रिपल तलाक चलता था, और अब उसका जो उसकी प्रैक्टिस है उसको रोक दिया गया है। 2020 में ऐसा हुआ। और कौन से एक्ट के अंदर हुआ? सो उस एक्ट का नाम है मुस्लिम विमेंस प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019। मुस्लिम विमेन और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, राइट्स का जो प्रोटेक्शन है मैरिज के ऊपर, इस एक्ट के अंदर ट्रिपल तलाक को बैन किया गया, प्रोहिबिट किया गया। और इस दिन को ऑब्जर्व करने के लिए हर साल अब फिर 1 अगस्त को मुस्लिम विमेंस राइट्स डे 2022 ऑब्जर्व किया जाता है। और ये इस बार वाला है, थर्ड एडिशन है, ठीक है। थर्ड एडिशन है क्योंकि 2020 में, 2021 और 2022, तो ये थर्ड एडिशन हो गया। और या दैट इज़ इट, इतना ही है इसमें बस। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ नंबर 15। सो दिस इज़ रिलेटेड टू पीएम मोदी। पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया है ग्रैंड फिनाले में। किसके ग्रैंड फिनाले में? उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट द रेट 2047 वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया है ग्रैंड फिनाले में। और ग्रैंड फिनाले का नाम दोबारा सुन लो, उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट द रेट 2047। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ है, ठीक है। वो फिज़िकली प्रेजेंट नहीं थे वहाँ पर। और जो ये उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य स्कीम है ना, ये इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज की गई है। और इसको ऑर्गेनाइज कौन से डिपार्टमेंट ने किया है? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने किया है।
और मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसको इनिशिएट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने मिलकर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने दोनों ने मिलकर इस पावर सेक्टर में बेसिकली अचीवमेंट्स को और उसके में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं पिछले 8 सालों में उसको शोकेस करने के लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया था। फाइन। और जो पीएम मोदी है उन्होंने एक और चीज़ स्कीम लॉन्च की है और उसकी स्कीम का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की स्कीम है फ्लैगशिप रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, फ्लैगशिप रिवैम्प्ड डिजिटल सेक्टर स्कीम, फ्लैगशिप रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। सो ये डिजिटल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ पावर फ्लैगशिप रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। ओके। और इसको लॉन्च किया और इसका टोटल आउटले निकाला है 3,03,758 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे और अगले 5 साल में लगेंगे 2021 से लेकर 2026 तक 3,03,758 करोड़ रुपीज़। फाइन। अब इसके साथ साथ में पीएम मोदी ने एक नेशनल पोर्टल भी लॉन्च किया है और ये नेशनल पोर्टल है रूफ टॉप सोलर के लिए, रूफ टॉप सोलर के लिए। और ये रूफ टॉप सोलर कहाँ पे लग रहा है? कांडूकार विलेज में लग रहा है। और कांडूकार विलेज में बेसिकली इसको डिज़ाइन इसका डिज़ाइन जितना भी उसका डेवलपमेंट का काम, उसका होस्टिंग का काम वो कौन करेगा? सारा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर करेगा। ठीक है। और किसके अंदर काम करता है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। तो ये नेशनल पोर्टल लॉन्च हुआ है रूफटॉप सोलर के लिए कांडोकार विलेज में और इसको नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर होस्ट करेगा और किसके अंदर करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू पीएम मोदी ऑल्सो। अगेन इन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन को लेड किया है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का बहुत सारे ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं। सो उसके लिए पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के। तो उसके लिए ये नेशनल ये फाउंडेशन स्टोन लीड किया गया है और इसकी टोटल वर्थ 5200 करोड़ रुपए है। ओके। फाइन। एक और चीज़ है एंड इम्पोर्टेंट, सुन लो फिर भी, जो एक ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी की एक नेशनल लेवल मीटिंग हुई थी और वो एक पहली मीटिंग थी, फर्स्ट एवर नेशनल लेवल मीटिंग, फर्स्ट एवर नेशनल लेवल मीटिंग थी किसकी? ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की। और ये ऑर्गेनाइज की गई थी 30 से लेकर के 31 जुलाई। ठीक है। और विज्ञान भवन में ये हुई थी। सो ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। फाइन। उसके साथ अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ नंबर 16 क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टास्क फोर्स बनाई है और वो टास्क फोर्स बनाई है जिससे मंकी पॉक्स के केसेस इंडिया में कंट्रोल किए जा सके। और जो ये टास्क फोर्स है इसकी ये मॉनिटर करेगी बेसिकली और गाइडेंस प्रोवाइड करेगी कि जितनी भी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती है और साथ के साथ में वैक्सीनेशन के एरिया देखे जाएंगे कि वैक्सीनेशन का कैसे लोगों को कैसे दी जाए इससे बचने के लिए। फाइन। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो टास्क फोर्स है इसके हेड होंगे डॉक्टर विनोद कुमार पॉल। और विनोद कुमार पॉल बेसिकली ये हेल्थ के मेंबर है, नीति आयोग के भी मेंबर है और उसके साथ साथ में ये सेक्रेटरी भी है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री में। सो ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी की पोस्ट पर भी है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री में। ओके।
और एक और चीज़ इससे रिलेटेड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाली है, उसमें बोला है कि 18,000 से भी ज़्यादा केसेस पाए जा चुके हैं अभी तक 78 कंट्रीज़ में। और इंडिया ने भी कुछ केसेस कंफर्म किए हैं केरला में और दिल्ली में, उससे ज़्यादा दूसरे बाकी स्टेट्स में से तो अभी कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं है। पर हाँ, केरला और दिल्ली में केसेस आ चुके हैं मोंकी पॉक्स के और देखे भी जा चुके हैं। फाइन, अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 17। सो इसमें एक थर्ड एडिशन है वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज का, और इस एक्सरसाइज का नाम है विनबैक्स एक्सरसाइज, विनबैक्स 2022 की एक्सरसाइज। और इस शेड्यूल टू बी कंडक्टेड, ये हो रही है हरियाणा के चांदी मंदिर में, ये एक्सरसाइज हो रही है 1 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त के बीच में। और किसके बीच में हो रही है? इंडियन आर्मी और वियतनाम आर्मी के बीच में ये थर्ड एडिशन हो रहा है वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज का नाम इम्पोर्टेंट है विनबैक्स 2022। फाइन, और इसका थीम क्या है? देखिए थीम बहुत इम्पोर्टेंट भी है, साथ में लंबा भी है। एम्प्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एन इंजीनियर कंपनी and a medical team as part of United Nations contingent for peacekeeping operations। सो पीस कीपिंग ऑपरेशंस यूनाइटेड नेशन कंटिजेंट के जो है उसके पार्ट के लिए एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है इंजीनियर कंपनीज़ का, और साथ साथ में मेडिकल टीम का, और डिप्लॉयमेंट भी हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा प्रॉपर थीम है वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी का। और वियतनाम जो है 15th लार्जेस्ट पार्टनर है इंडिया का। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 18। ये है रिलेटेड टू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो एक नवरत्न डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट है, नवरत्न डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट है, इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 250 करोड़ रुपए का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर के, कि वो सप्लाई करेंगे 9 इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वारफेयर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ठीक है, सो वो सप्लाई करेंगे इसके लिए सप्लाई ऑफ 9 इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को सप्लाई करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ पार्टनरशिप की है। ओके, और या डेट इज इट। और उसके साथ साथ में जो ये सबमरीन का सिस्टम बनाया हुआ है ना पूरा, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ ने दोनों ने मिलकर साथ में बनाया है। ओके, अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 19। सो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक जो इंडिया का एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, उसने पार्टनरशिप की है एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ, एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है। और जो इंडिया की लीडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स में से है, किस लिए? अपनी रीफाइनेंस फैसिलिटी को एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है, रीफाइनेंस फैसिलिटी को एक्सटेंड बढ़ाने के लिए, और जिससे एमएसएमई के सेक्टर में एक फ़्लो मिल सके, और उसका जो फ़्लो है वो इंक्रीज़ हो सके, इम्प्रूव हो सके। और जो ये एग्रीमेंट है दोनों के बीच में, ये एग्रीमेंट साइन किसने किया है? साइन किया है संजीव गुप्ता ने। संजीव गुप्ता जो जनरल मैनेजर है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसको साइन किया है। और ये फर्स्ट एवर एग्रीमेंट है, पहला ऐसा एग्रीमेंट है जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ने किसी भी एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के साथ, बैंक लिमिटेड के साथ किया है। सो ये फर्स्ट एवर एग्रीमेंट है। ओके, अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 20। यस, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया का पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसने नेक्स्ट स्टेप ले लिया है किस चीज़ में? इन प्रमोटिंग एम्प्लॉयज़ करियर ट्रेजेक्ट्रीज एंड इम्प्रूविंग डाइवर्सिटी इन बैंकिंग। सो जितने भी एम्प्लॉयज़ बैंक में काम करते हैं, ठीक है, उनकी करियर की ट्रेजेक्ट्री जो है उसको प्रमोट किया जा सके, दे शुड फील मोटिवेटेड टू डू दैट सर्विस, एंड जिससे और उनकी बैंकिंग सर्विसेज में डाइवर्सिटी लाई जा सके, उसमें इम्प्रूवमेंट हो। तो इसी एरिया में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, और इसीलिए क्या किया है उसने, एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया, उसका नाम है यूनियन प्रेरणा 2.0 एम्पावर हिम। ये उस पूरा का पूरा नाम है। ठीक है,
ओके, ये एक कमेटी है, इस कमेटी को बनाया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। और इसी के इसका बेसिकली काम यही होगा, ये एक इंडस्ट्री फर्स्ट, इंडस्ट्री पहले और मैन फोकस्ड कमेटी है। ठीक है, इंडस्ट्री फर्स्ट एंड मैन फोकस्ड कमेटी बनाई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ये स्टेप इसने लिया है और जुलाई 2022 में ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, ये कमेटी का लॉन्च हुआ था जुलाई 2022 में। और दैट इज़ इट। बेसिकली जो वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट है, उसको, वर्क प्लेस हो गया और इन्वायरमेंट हो गया, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने ये कमेटी सेटअप की है। इनका एम बेसिकली प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, प्रोसेस डिजिटाइजेशन का यूज़ कर करके। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 21। सो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने अक्षय मुंड्रा का अपॉइंटमेंट किया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोजीशन पर अगले 3 सालों के लिए। और उनका ये अपॉइंटमेंट इफेक्टिव हो जाएगा 19 अगस्त 2022 से, और वो उसके बाद से वो अपनी पोजीशन ले सकते हैं। और इन्होंने किसको किया है, रिप्लेस किया है इन्होंने रविंदर टक्कर को। ठीक है, रविंदर टक्कर को उन्होंने रिप्लेस किया है। इसमें सिर्फ इतना ही है और कुछ इसमें खास इम्पोर्टेंट है नहीं। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 22 पर। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के अंदर काम करती है, उन्होंने 7 नई डिस्ट्रिक्ट निकालने का फैसला किया है 23 एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स में से। अभी फ़िलहाल 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से वो बोल रहे हैं कि उनको मर्ज करके या फिर उनका जैसे भी करके 7 नई डिस्ट्रिक्ट्स और बनाई जाए, तो जिससे टोटल वेस्ट बंगाल में ही सिर्फ 30 डिस्ट्रिक्ट हो जाए। उससे क्या होगा, डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। उससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में दे आर सेइंग कि एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा, काम प्रॉपर होगा और मोर क्लैरिटी होगी। ठीक है, ऐसा बोलना है। और जो नए 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनेगी उनका नाम भी रख दिया गया है। एक है सुंदरबन, ईची माटी, राणाघाट, बिष्णुपुर, जहांगीरपुर, बहरामपुर। ठीक है, और एक और डिस्ट्रिक्ट है जो बासरी हाट रीजन में होगी, और इस वाले डिस्ट्रिक्ट का नाम अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, पर बासरी हाट रीजन में ये डिस्ट्रिक्ट होगी। तो 7 डिस्ट्रिक्ट हो गई। नाम डिस्ट्रिक्ट्स के इम्पोर्टेंट इतने नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि 7 नई डिस्ट्रिक्ट बन रही है। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 23। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है एक नमस्ते स्कीम को डेवलप किया है, और एक इकोसिस्टम डेवलप किया है बेसिकली। फाइन, और उस इकोसिस्टम जो डेवलप किया है वो आता है नमस्ते स्कीम के अंदर आता है। बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है। अब जो नमस्ते की फुल फॉर्म है वो सुन लो। नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नेशनल एक्शन प्लान, राष्ट्रीय एक्शन प्लान मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। सो ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है। और ये चाहते हैं कि जीरो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हो इंडिया में, नॉट फैसिलिटी, यानी कि हर जगह पे सैनिटेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। ऐसी कहीं भी जगह ना हो जहाँ पे फैटिलिटी हो। फैटिलिटी मीन्स कमी हो सैनिटेशन की प्रोसेस की। ठीक है, और इसको नमस्ते स्कीम जो है इसको इनॉग्रेट किया है, और ये एक जॉइंट वेंचर है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, और किसके साथ मिलकर के, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, सो ये 3 ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो ये कोलैबोरेशन है पूरा का पूरा। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ओके, और एक और चीज़ है कि जो ये नमस्ते स्कीम है ना, ये रिप्लेस करेगी एक स्कीम है जो एक एग्जिस्टिंग है जनवरी 2007 से। ठीक है, जनवरी 2007 से स्कीम चल रही थी, SRMS स्कीम। SRMS की फुल फॉर्म क्या है, SRM की फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। सो जो स्कैवेंजर्स होते हैं, कूड़ा वगैरह उठाने वाले और मैनुअली वो काम करते हैं, उनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, उनको प्रॉपर जगह का अरेंजमेंट, घर का, ये सब करना चाहिए। और इस स्कीम के अंदर, ये स्कीम पिछले ये देख लो अभी 15 साल से चल रही है, जनवरी 2007 में लॉन्च हुई थी। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 24 पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ई इनवॉइसिंग, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग, इसको मैंडेटरी कर दिया है। और मैंडेटरी किया है सारे के सारे बिजनेसेस के लिए, ई इनवॉइसिंग को मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगा, ठीक है, और उन सब के लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी होगा। और ये इफेक्टिव होने वाला है 1 अक्टूबर 2022 से। कई बार क्या होता है, वो ये पूछ रहे थे कि अगर कोई स्कीम है, चलो वो स्कीम लॉन्च की गवर्नमेंट ने, तो इफेक्टिव कब से हो जाएगी, कौन कौन से एरियाज कवर करती है, ठीक है। सो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। और सारे के सारे बिजनेसेस जिनके जो नेट वर्थ है वो 20 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है, ठीक है, 20 करोड़ रुपीज़ से भी अगर उनकी ज़्यादा है, अ, तो अभी तक क्या था कि जितने भी बिजनेसेस 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा के थे, उनको ये इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग जनरेट करवाना पड़ता था, लेकिन अब ये 10 करोड़ रुपए के लिए भी आ गया है, फाइन। और ये 1 अक्टूबर से इफेक्टिव हो जाएगा। और या दैट इज़ इट, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, बेसिकली जिससे भी जितने भी रिवेन्यू में लीकेजेस होते हैं, और ये कि लोग टैक्स से बचने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो उन सब के लिए गवर्नमेंट ने ये प्लान पूरा प्रिपेयर किया है कि जीएसटी ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर रहे हैं हर एक 10 करोड़ के लिए, ठीक है, जिनका भी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा होता है। और उसके बाद बोलेंगे कि उसके बाद ये भी है कि फिर अगले साल से और फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ही क्या करेंगे कि 5 करोड़ वाले भी फिर जीएसटी ई इनवॉइसिंग उनका भी मैंडेटरी हो जाएगा, जिससे कोई भी टैक्स देने से बच ना पाए, ठीक है, सबको टैक्स देना पड़े। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 25। सो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक कमेटी है जिसका नाम है मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी, डाटा एडवाइजरी कमेटी, इसको रीस्ट्रक्चर्ड किया है, ठीक है। ये कमेटी पहले से ही थी पर इसका रीस्ट्रक्चर हुआ है। और इसमें अब क्या किया है, बेसिकली जितनी भी पॉलिसीज़ अब ये कमेटी बनाएगी, पॉलिसी रिकमेंडेशंस बनाती है, बेसिकली रिकमेंड करती है ये तो कमेटीज़ की ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। उसके बाद कुछ कमेटीज़ की रिकमेंडेशन का फुलफ़िल किया जाता है, कुछ की नहीं होती है। तो जितना भी सिक्योरिटीज़ मार्केट डाटा है और प्राइवेसी की बात है, सिक्योरिटीज़ का जो मार्केट डाटा की एक्सेस है या फिर प्राइवेसी है, उससे रिलेटेड ही पॉलिसी फॉर्म करेगी ये वाली कमेटी, मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी। जो मार्केट बेसिकली क्या कहे, जो ये सिक्योरिटी मार्केट है सेबी, इसकी प्राइवेसी के लिए, इसके एक्सेस के लिए सिर्फ ये रिकमेंडेशन देगी, ये ऐसी पॉलिसी बनाएगी जो इससे रिलेटेड हो। और इसमें एक और चीज़ कर दी है, मेजर डिफरेंस आया है, पहले इसमें 20 मेंबर्स नहीं 21 मेंबर्स हुआ करते थे, अब इसमें सिर्फ 20 मेंबर कर दिए हैं, ठीक है। अभी इसमें सिर्फ टोटल 20 मेंबर्स इस कमेटी में रहेंगे। और इसके चेयरपर्सन का नाम है एम एस साहू। एम एस साहू इस इनका चेयरपर्सन का नाम है, जो प्रोफेसर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में, ठीक है, इसमें ये प्रोफेसर है। और ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं, ठीक है, चेयरपर्सन भी रह चुके हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया के। उसके साथ साथ में इस मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी के कुछ मेंबर्स हैं, इम्पोर्टेंट मेंबर आशीष कुमार चौहान, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चीफ इकोनॉमिक सीईओ बने हैं, ठीक है। सो जो न्यूली अपॉइंटेड सीईओ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आशीष कुमार चौहान, वो भी इसके मेंबर हैं।
और जिन्होंने रिप्लेस किया है विक्रम लमाए को, ठीक है, विक्रम लिमाय को रिप्लेस किया है, जिनका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ नंबर 26। देखिए 26 न्यूज़ है अगस्ते तानो कुआमे, ठीक है, अगस्ते तानो कुआमे, ना अलग से नाम है क्योंकि अपने देश का नहीं है, दूसरे देश का नाम है। और ये एक सिटीज़न है बेसिकली, कोटे डी इवोर के, कोटे डी इवोर के सिटीज़न है, और इनका नाम ये बन चुके हैं वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर, ठीक है, इंडिया के कंट्री डायरेक्टर बन चुके हैं और अपॉइंटमेंट किया है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। सो वर्ल्ड बैंक का हर एक जगह पे हर एक कंट्री में एक डायरेक्टर होता है। सो इंडिया के कंट्री डायरेक्टर बने हैं ओगोस्ते तानो कुआमे, और ये इफेक्टिव हो जाएगा 1 अगस्त 2022 से। उन्होंने रिप्लेस किसको किया है? रिप्लेस किया है उन्होंने जुनैद कमल अहमद को रिप्लेस किया है, जिन्होंने 5 साल सर्व किया था और उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, ठीक है। और ये वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर भी रह चुके हैं, टर्की के लिए कंट्री डायरेक्टर ऑलरेडी रह चुके हैं, अब इंडिया में ये आए हैं, इंडिया में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। फाइन। एक और चीज़ है, वर्ल्ड बैंक ने का जो कमिटमेंट है, ठीक है, इंडिया की तरफ, और ये डाटा है जुलाई 2022 तक के लिए, जुलाई 2022 तक के लिए वर्ल्ड बैंक का जो नेट कमिटमेंट है इंडिया को लेकर वो 21.86 बिलियन US डॉलर है, ठीक है, अक्रॉस 99 प्रोजेक्ट्स। अभी फ़िलहाल जो ऑनगोइंग 99 प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में जो चल रहा है वर्ल्ड बैंक के थ्रू, और उसमें टोटल कमिटमेंट 21.86 बिलियन US डॉलर का वर्ल्ड बैंक का है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 27। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रपोज़ल को अप्रूव किया है, और वो प्रपोज़ल है 4500 करोड़ डील, ठीक है। सो इसको अप्रूव किया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है 4500 करोड़ डील का, जिसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का तो अप्रूवल का ही काम होता है, वो लेना ही पड़ता है। अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही है, कोई स्टेक खरीद रही है, कोई शेयर खरीद रही है, तो उनको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। तो बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग ने, ठीक है, स्टेक्स खरीदे हैं IDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में, और उस स्टेक को खरीदने के लिए उन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से अप्रूवल लिया है, और अप्रूवल दिया गया है अंडर सेक्शन 11 ऑफ कंपटीशन, अंडर सेक्शन 31 ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। इस एक्ट के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है। इसके साथ साथ एक और चीज़ में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है, 50% शेयर खरीदे गए हैं सान मीना SCI इंडिया के, सान मीना SCI इंडिया के, और किसने खरीदे हैं? रिलायंस स्ट्रैटेजिक बिजनेस वेंचर ने, रिलायंस स्ट्रैटेजिक बिजनेस वेंचर ने खरीदे हैं सान मीना SCI इंडिया के 50% स्टेक, तो उसका अप्रूवल भी CCI ने दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 28। जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे क्योंकि डिटेल में और बहुत मतलब पूरा धीरे धीरे तो मैंने उसमें कर दिया था पहली वाली वीडियो में। सो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दिस इज रिवीजन पार्टनर, रिवीजन हो रहा है तो रिवीजन की तरह ही करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंस किया है कि इंडिया 2025 का वुमेन वनडे इंटरनेशनल को होस्ट करेगा, ठीक है, वीमेन वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप होस्ट किया जाएगा इंडिया के थ्रू, और इन 2025 में 2025 में, ठीक है। और अभी तक 4 होस्ट कंट्रीज़ के नाम आ चुके हैं जो 2024 से लेकर 2027 के बीच में होस्ट करेगी, इंडिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड एंड श्रीलंका, ठीक है। 2025 का कंफर्म है कि इंडिया होस्ट करने वाली है। 2027 का भी कंफर्म हो चुका है कि T20 चैम्पियंस ट्रॉफी श्रीलंका होस्ट करेगा, श्रीलंका होस्ट करेगा T20 चैम्पियंस ट्रॉफी। और बांग्लादेश जो है वो 2024 के जो विमेन T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा, T20 वर्ल्ड कप। और 2026 का जो ICC T20 वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड होस्ट करेगा। तो इससे देखिए WC का मतलब वर्ल्ड कप, अगर नोट्स बनाए तो छोटे छोटे लिख दो, सारा पूरा इतना लंबा चौड़ा लिखने की क्या ज़रूरत है। सो 2024 का विमेन T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश होस्ट करने वाला है, 2026 का इंग्लैंड होस्ट करेगा, और 2027 का श्रीलंका होस्ट करेगा, और 2025 का इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। 29th न्यूज़, एक बुक रिलीज़ की गई है, और
इस बुक का टाइटल है डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी। ठीक है, नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि धोनी से रिलेटेड है, ऑब्वियसली कैप्टन, इंडियन क्रिकेट कैप्टन रह चुके हैं और बहुत फेमस। तो ये बुक रिलीज़ हुई है और डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी, इस बुक को ऑथर किया है अमित सिन्हा ने, किसके साथ मिलकर, जोए भट्टाचार्य के साथ मिलकर के। और इस बुक को इम्प्रिंट किया है इंडिया विकिंग ने। दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि किसने इसको इम्प्रिंट किया है, बट ये इम्पोर्टेंट है कि ऑथर कौन है और बुक का नाम क्या है। ठीक है, और ये बेसिकली जो जर्नी है महेंद्र सिंह धोनी की, टोटल इंडियन क्रिकेटर, वेरी फेमस इंडियन क्रिकेटर बनने की, और उनकी पूरी की पूरी लाइफ जर्नी के बारे में ये किताब है। बहुत सारे बुक्स धोनी के ऊपर बन चुकी है, और कुछ फेमस बुक्स हैं, काफ़ी फेमस है। एक है धोनी टच, ठीक है, कैप्टन कूल, एंड थिंक एंड विन लाइक धोनी। ठीक है, तो ये कुछ फेमस बुक्स है जो धोनी की रिलीज़ हुई थी पास्ट में, और काफ़ी फेमस बुक्स हैं। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 30। इंडिया ने डेजिग्नेट किया है 10 मोर वेटलैंड्स को। देखिए, अभी अगर आपने मेरे करंट अफेयर्स को फॉलो किया है ना, तो पीछे वाले वीकली करंट अफेयर्स में मैंने ये बताया था कि 5 नए वेटलैंड्स इंडिया ने डेजिग्नेट किए हैं। ये जुलाई के करंट अफेयर्स में, वीकली करंट अफेयर्स की बात कर रही हूँ मैं। तो रामसर कन्वेंशन में 5 नए वेटलैंड्स ऑलरेडी डेजिग्नेट कर दिए गए थे, उससे पहले जो थे 49 थे। उसके बाद जब 5 और ऐड कर दिए गए तो 54 हो गए थे। ठीक है, तो अगस्त में हम क्या कर रहे हैं, ये इसमें 10 और नए वेटलैंड्स को ऐड कर दिया है रामसर कन्वेंशन के अंदर। तो अब जो टोटल रामसर साइट्स हो गई है वो हो गई 64। ठीक है, तो जो ये रामसर कन्वेंशन है, या फिर बोल देते हैं कन्वेंशन ऑन वेटलैंड है, तो ये इसी के अंदर 10 नए वेटलैंड्स को ऐड किया गया है और डेजिग्नेट किया गया है। और ये टोटल जो पूरा 10 वेटलैंड्स का है ना, ये टोटल जो एरिया कवर करेगा वो है 12,50,361 हेक्टेयर का। ये पूरा एरिया है 10 वेटलैंड्स का, जिसको ये रामसर कन्वेंशन में लेके आ रहे हैं, 12,50,361। और जो ये 10 न्यू साइट है, इसमें से 6 साइट तो सिर्फ तमिलनाडु में ही है। एक उसमें से गोवा में है, एक कर्नाटका में है, एक उड़ीसा में है, और एक मध्य प्रदेश में है। ओके, और वन मोर थिंग, जो ये इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, सारे की इंफॉर्मेशन की, 10 नए वेटलैंड्स आ रहे हैं, कौन कौन से स्टेट्स में है, क्या है, कितना एरिया, वो सारी इन्फॉर्मेशन दी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। और हु इज़ ही इज़ भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव। ठीक है, उन्होंने ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो 31st न्यूज़ क्या है, यूनियन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने, जिसकी चेयरमैनशिप और अध्यक्षता पीएम मोदी करते हैं। ठीक है, और उन्होंने अप्रूवल दिया है किस चीज़ का, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस ऑफ शुगर केन। जो गन्ना है उसका फेयर प्राइस होना चाहिए, रिम्यूनरेटिव प्राइस होना चाहिए, ऐसा नहीं है प्राइस बहुत लो हो। ठीक है, और कौन से सीज़न के लिए, 2022-23 सीज़न के लिए। ठीक है, तो ये अप्रूवल दिया है यूनियन कैबिनेट ने कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस होना चाहिए शुगर केन के लिए फॉर शुगर सीज़न 22-23। ठीक है, और कितना किया है, 305 रुपये पर क्विंटल। अभी इसका रेट बढ़ा के कितना कर दिया, 305 रुपये पर क्विंटल कर दिया है। और इसमें बेसिक रिकवरी रेट कितना है, 10.25% का रिकवरी रेट है। 10.25% के रिकवरी रेट के साथ 305 रुपये पर क्विंटल रखा है अमाउंट। बैंक ऑफ ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक और चीज़ अपडेट की है। ठीक है, और वो क्या है, इंडिया का न्यूली अपडेटेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट ने जो मोदी चेयरमैन है जिसके, उन्होंने इंडिया का अपडेटेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन और टू बी कम्युनिकेटेड टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस, तो इसको भी अप्रूवल दे दिया है कि नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन जो है, और इस कंट्रीब्यूशन को ये अनाउंस करेंगे और ये बेसिकली कम्युनिकेट कर देंगे
जिससे पता चल सके यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को भी। सो ये भी हुआ है कि इसको इसके अप्रूवल का इसके जो अपडेट होना है, इसका अप्रूवल कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स और यूनियन कैबिनेट ने दे दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इसी में ही है वैसे तो। इंडिया ने कमिटमेंट इंडिया इज़ नाउ कमिटेड टू रीचिंग अबाउट 50% of total installed capacity of electric power from non-fossil fuel based एनर्जी सोर्सेज बाय 2030। देखिए सुनिए, इंडिया का कमिटमेंट है कि वो जो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस होती है ना, जो अभी फ़िलहाल इलेक्ट्रिक पावर की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जितना मतलब उनकी प्रॉपर मैक्सिमम कैपेसिटी है, नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज से। नॉन फोसिल, देखिए फोसिल फ्यूल्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बात कर रही हूँ नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं, वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है उसका 50% अभी वो पहुँचने वाला है। ये कमिटमेंट है कि 50% पहुँच जाएगा बाय 2030, 2030 तक। ये 2030 तक 50% हो जाएगा, ऐसा कमिटमेंट इंडिया ने किया है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। 32nd, टोटल 60 न्यूज़ होती है। ओके डन। तो 32nd क्या है? डाटा प्रोटेक्शन बिल 2021 आया है, और आया था क्योंकि 2022 चल रहा है। तो डाटा प्रोटेक्शन बिल 2021 आया था और इसको विड्रॉ कर लिया गया है, लोकसभा ने इसको विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, किसके थ्रू ये विड्रॉ किया गया है? बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्वनी वैष्णव। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, नॉट कॉमर्स। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्वनी वैष्णव के थ्रू डाटा प्रोटेक्शन बिल 2021 को विड्रॉ कर लिया गया है आफ्टर 4 years ऑफ डेलिब्रेशन। 4 साल से डेलिब्रेशन में था, 21 में फिर इसको बिल्कुल ले आया गया था, लेकिन अब इसको विड्रॉ कर लिया गया है। ठीक है, और गवर्नमेंट का एम है कि जो ये पर्सनल एक्ट डाटा प्रोटेक्शन बिल है, इसको रिप्लेस किया जाए, एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, जिसका पूरा का पूरा जो मेन पर्पस हो वो यही हो कि डिजिटल इकोसिस्टम में, जो डिजिटल इकोसिस्टम है उसमें जो चैलेंजेस फेस करते हैं लोग, और ठीक है, चैलेंजेस जो फेस करते हैं उनको टैकल कैसे किया जाए। तो जो ये डाटा प्रोटेक्शन बिल बोल रहे हैं, इसको रिप्लेस किया जाए किसके साथ? एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरा लीगल फ्रेमवर्क के साथ। और ठीक है, इतना हो गया। और जो ये बिल था, फर्स्ट टाइम 2017 में ये प्रपोज किया गया था, और ठीक है, और ये प्रपोज़ल किसने दिया था? ये प्रपोज़ल आया था आफ्टर जस्टिस पुट्टा स्वामी प्राइवेसी जजमेंट। ये एक जजमेंट आया था, पुट्टा स्वामी प्राइवेसी जजमेंट आया था। उसके बाद एक कमेटी फॉर्म हुई थी, उस कमेटी को हेड किया था रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज BN श्री कृष्णा ने, और उन्होंने फिर रिकमेंडेशन दी थी कि एक बिल बनाया जाना चाहिए, और उस बिल का नाम दिया पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। ठीक है, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019। सो ये उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, और उसके बाद वो प्रॉपर बिल बन गया, डाटा प्रोटेक्शन बिल 2021 में, और अब वो विड्रॉ भी कर लिया गया। अब चलते 33rd पर। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बना है, और ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो बना है वो ओमकारेश्वर डैम पर बना है, और ये ओमकारेश्वर डैम नर्मदा रिवर पर है। और नर्मदा रिवर कहाँ पे है? खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा रिवर पर ओमकारेश्वर डैम पर ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया गया है। इसमें टोटल 600 मेगावाट पावर का इसका पूरा ये जनरेट करेगा। ठीक है, ठीक है, और इसका ये काम जो है पूरा इस्टेब्लिशमेंट का, वो 2022-23 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी कंप्लीट हो जाएगा, और ऐसा बोल रहे हैं कि 600 मेगावाट पावर ये जनरेट किया करेगा।
और इसमें जो टोटल कॉस्ट अभी तक एस्टिमेशन कॉस्ट बोल रहे हैं वो लगी है अराउंड 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की टोटल एस्टिमेशन कॉस्ट लग चुकी है इस प्रोजेक्ट में। फाइन। वन मोर थिंग, इसका बेसिकली टारगेट है कि पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके अक्रॉस मध्य प्रदेश। पावर जनरेशन मतलब जितनी भी पावर जनरेशन को बढ़ाया जा सके, उसकी कैपेसिटी कम है सो उसको इंक्रीज़ किया जाना चाहिए, उसका ही एम है। इसीलिए ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वहाँ पे लगाया गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़ नंबर 34। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने उद्यम पोर्टल पर 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं। सो इस लैंडमार्क को सेलिब्रेट करने के लिए, इस डे को, इस ओकेज़न को सेलिब्रेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ। जनरली क्या होता है, कुछ होता है तो लोग सेलिब्रेट करते हैं, केक वेक मंगवाते हैं। इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ और साथ में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के साथ। ठीक है, फॉर शेयरिंग उद्यम डाटा। उद्यम डाटा को शेयर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के साथ मिलकर के उद्यम डाटा शेयर करेंगे। ठीक है, और जो ये एमएसएमई मिनिस्ट्री है, बस इसमें इतना ही है। एनएसआईसी की फुल फॉर्म है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसआईसी। और या इतना ये इम्पोर्टेंट है कि ये 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और जो एक और चीज़ है कि जो उद्यम सर्टिफिकेट मिलेगा, अभी 1 करोड़ हो चुके हैं कंप्लीट, तो उद्यम सर्टिफिकेट अवेलेबल किया जाएगा डिजी लॉकर पर। डिजी लॉकर फैसिलिटी जो चलती है उस। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। फेडरल बैंक बिकम द फर्स्ट बैंक। फेडरल बैंक पहला ऐसा बैंक बना है, ठीक है, टू लिस्ट इट्स पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म ऑन टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क। सो फेडरल बैंक पहला ऐसा बैंक बना है जिसने जो उसका पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को लिस्ट कर दिया है टैक्स इंफॉर्मेशन 2.0 प्लेटफॉर्म पर। और ये टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क 2.0 प्लेटफॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है और इस पर लिस्टेड कर दिया है फेडरल बैंक ने अपना पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म। सो ये पहला ऐसा बैंक बना है, यही न्यूज़ है। फाइन। और अब इससे क्या होगा, इस मतलब इसके ऊपर इस प्लेटफॉर्म पे आने से इसमें एक तो ये होगा कि अब पेमेंट नए नए तरीके से हो सकती है। ठीक है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट यूपीआई से तो होती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र, एनईएफटी, आरटीजीएस, इंटरनेट बैंकिंग। तो सारे जितने भी पॉसिबल तरीके हैं करने के पेमेंट को, सो वो सब अब इजीली हो पाएंगे। फाइन। और ये टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, ये एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये इनिशिएटिव है और ये इस्टेब्लिश हुआ था और कह सकते हैं लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2022 को। ठीक है, 1 जुलाई 2022 को ये इनिशिएट किया था प्लेटफॉर्म टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क का। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 36। तो एक नया इनोवेटिव स्कीम आई है और उस नई इनोवेटिव स्कीम का नाम क्या है? स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस। स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस ये इनोवेटिव स्कीम है, स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस, और इसको इंट्रोड्यूस किया है सर्ब ने श्योर। सर्ब श्योर इसका पूरा नाम है, सर्ब श्योर ने। तो इनोवेटिव स्कीम जिसका नाम है स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। SERB की फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, SURE। इसने इसको इंट्रोड्यूस किया है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसकी स्टैट्यूटरी बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। फाइन। और इसके चेयरमैन कौन है? SERB के चेयरमैन है श्रीवारी चंद्रशेखर।
श्रीवारी चंद्रशेखर इज द चेयरमैन ऑफ सर्व। फाइन। और ये एक नई स्कीम है बेसिकली, जो क्या करेगी, जितने भी हाई एंड रिसर्च है उसको उसमें उसको प्रमोट करेगी, जिससे रिसर्च कैपेबिलिटीज़ इन्हेंस हो सके एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, और जिससे एक हेल्दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम क्रिएट किया जा सके स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। फाइन। ओके। सो इसीलिए रिसर्च एरिया में, हेल्थ में, डेवलपमेंट में एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में उसको इन्हेंस किया जा सके। फाइन। यूनी। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 37 पर। सो 37 न्यूज़ है, 5 ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेवी के 5 ऑफिसर्स ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है बाय कंप्लीटिंग फर्स्ट ऑल विमेन इंडिपेंडेंट मैरीटाइम रिकॉनाइसेंस एंड सर्विलियंस मिशन। रिकॉनाइसेंस एंड सर्विलियंस मिशन। ठीक है। और ये कहाँ पे बन रहा है, नॉर्थ ऑफ अरेबियन सी। अरेबियन सी के नॉर्थ में इस मिशन को कंप्लीट किया है 5 ऑफिसर्स ने ऑफ इंडियन नेवी ने, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इसका एयरक्राफ्ट का नाम है डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट। सो जो इस मिशन में ऑन बोर्ड थी वो 5 वीमेन ऑफिसर्स थी, और कोई भी मैन नहीं था। तो इन 5 ऑफिसर्स ने पूरा कंप्लीट किया और इसीलिए एक हिस्ट्री क्रिएट की है। और जो ये मिशन था ये नॉर्थ ऑफ अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी के नॉर्थ में ये डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट में प्रेजेंट था। और ये मिशन बेसिकली 3 अगस्त 2022 को ही कंप्लीट हो गया था। और यस, और ये दिखाता है पावर ऑफ विमेन, नारी शक्ति का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको ये अच्छे से दिखाता है और शोकेश करता है। सो इस एयरक्राफ्ट में, डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट में 5 ऑफिसर्स प्रेजेंट थी और इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की है। अब इसमें वो कौन सी 5 विमेन ऑफिसर्स है, लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कमांडर आचल शर्मा, एंड उनके साथ पायलट थी लेफ्टिनेंट शिवांगी एंड लेफ्टिनेंट अपूर्वा गीते, एंड टैक्टिकल एंड सेंसर ऑफिसर लेफ्टिनेंट पूजा पांडे एंड सब लेफ्टिनेंट पूजा शेखावत। These are the 5 women which were present in that mission, and they completed it. Fine. अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। ये हमने 37 तक कंप्लीट किया। ओके, डन। तो यस, नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू मालदीव्स। मालदीव से रिलेटेड है। सो प्रेसिडेंट जो है मालदीव्स के, जिनका नाम है मालदीव्स, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। इब्राहिम मोहम्मद सोलेह 4 दिन की विजिट पे आए थे, इंडिया आए थे 4 दिन के लिए। और वो 4 दिन के आए थे, 1 से लेकर 4 अगस्त के बीच में वो यहाँ पे रहे हैं। और इसलिए आए थे, पीएम मोदी ने इनवाइट किया था, तो इसीलिए वो 4 दिन की विजिट पर इंडिया आए थे। और ये मालदीवियंस प्रेसिडेंट की तीसरी विजिट थी इंडिया में। ठीक है, सिंस अज्यूमिंग चार्ज नवंबर 2018 में पूरा अज्यूम किया था चार्ज, उसके बाद में ये 3rd विजिट थी प्रेसिडेंट की इंडिया में। ओके। और दोनों के दोनों लीडर्स ने कुछ प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए साथ में मिलकर। एक प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP। और ये प्रोजेक्ट जो है लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है मालदीव्स में। और क्योंकि इसमें अराउंड 6.74 किलोमीटर का लंबा ब्रिज जो मेल को कनेक्ट करेगा विलिंगली मालदीव्स में एक जगह है। और इसमें टोटल विलिंगली, ठीक है, और इसमें टोटल कॉस्ट लगने वाली है $500 मिलियन इसकी टोटल कॉस्ट लगेगी। और ये लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा मालदीव्स में। पीएम मोदी ने ऑल्सो एक और चीज़ की है कि 6 MOUs भी साइन हुए दोनों के दोनों नेशंस के बीच में, इंडिया और मालदीव्स के बीच में। और पीएम मोदी ने $100 मिलियन का फाइनेंशियल हेल्प भी दी है मालदीव्स को,
जिससे वो अपने जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है वो उनको टाइमली कंप्लीट कर पाए और विद इन टाइम कंप्लीट कर पाए। ओके, अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 39 पर। तो ये रिलेटेड है फ्रेंच गवर्नमेंट से। फ्रेंच गवर्नमेंट ने ऑनर किया है कन्नान सुंदरराम को। कन्नान सुंदरराम जो है वो काला चुवाडू के पब्लिशर हैं और उनको इंडियन है, तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने उनको ऑनर किया है और किस अवार्ड को देके ऑनर किया है, उस अवार्ड का नाम है चिवेलियर डी आयोडे नेशनल डी मैरिटे। चिवेलियर डी और आयोडे नेशनल डी मैरिटे, ये नाम याद रखने की इम्पोर्टेंट नहीं है, इंग्लिश का इसका वर्जन देख लो, नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया है कानन सुंदरराम को, जो पब्लिशर है इस, ठीक है इसके। और उनका बेसिकली उन्होंने काफ़ी कुछ उनका कंट्रीब्यूशन रहा है पब्लिशिंग फील्ड में इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, तो इसीलिए उनको अवार्ड दिया गया है और इसीलिए एक सेरेमनी कंडक्ट की गई थी न्यू दिल्ली में फ्रेंच एम्बेसी में। और जो ये नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट है, ये अवार्ड 1963 में फाउंड हुआ था, इसके बाद से ये देना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट न्यूज़ इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर के एक सक्सेसफुली टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया है और उसका नाम है, साथ में आर्मर्ड कोर्स भी है, आर्मर्ड कोर्स मिलकर के इंडिजीनियसली डेवलप्ड लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लॉन्च किया गया है। इंडिजीनियसली डेवलप्ड, ठीक है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट सक्सेसफुल हुआ है। और इसको कहाँ से किया है, इसको अहमदनगर, महाराष्ट्र के अहमदनगर पे इसका टेस्ट हुआ है, अहमदनगर, महाराष्ट्र का। ठीक है, ओके। और आर्मर्ड कॉर्प्स का इसको सपोर्ट मिला। और अब ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है क्या, बेसिकली ये एम्प्लॉय करता है टेंडम हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक्स को, जो जितने भी एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर्स होते हैं, आर्मर्स व्हीकल होते हैं, उनको हराने के लिए, एक्सप्लोजिव रिएक्टर आर्मर व्हीकल्स होते हैं उनको डिफीट करने के लिए जो ये लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल है, ये टेंडम हीट एक्सप्लोजिव एंटी टैंक्स को एम्प्लॉय करेंगे। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का फर्स्ट एवर ल्यूनार मिशन सक्सेसफुल हुआ है फर्स्ट एवर ल्यूनार मिशन। उस ल्यूनार मिशन का नाम है KPLO। KPLO की फुल फॉर्म है कोरिया पाथ फाउंडर ल्यूनार ऑर्बिटर कोरिया पाथ फाउंडर ल्यूनार ऑर्बिटर, ये उसका नाम है और इसको लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट से, इसको लॉन्च किया गया है। और इसका दूसरा नाम धनूरी भी है, ठीक है, धनूरी भी इसका दूसरा नाम है। और इसको कहाँ से किया है, केप कैनीवाल से, यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, केप कैनीवारल से, केप कैनीवेरल। ओके, और इसको बेसिकली इसको डिज़ाइन और इसका पूरा डेवलप किसने किया है, इसका नासा ने, KARI यानी कि KARI का मीनिंग फुल फॉर्म मतलब कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोरिया एरोस्पेस, नासा को तो पता ही है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। फाइन, और इसे करके साउथ कोरिया अगर ये सक्सेसफुल होता है, सो पूरा जो मिशन है, सो ये 7th ऐसा कंट्री बन जाएगा जो मून पर अनमैन्ड व्हीकल, बेसिकली अनमैन्ड इंक्वायरी प्रोबिंग हो रही है मून पर, तो ऐसा करने वाला 7th कंट्री बन जाएगा साउथ कोरिया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़, न्यूज़ नंबर 42। कैबिनेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की जो कैबिनेट है
उसने नाम चेंज किया है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट भी नहीं हुआ है। 15 अगस्त से कंप्लीट हो जाएगा और 15 अगस्त से पहले ही इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से नाम चेंज करके कर दिया है डोनियो पोलो एयरपोर्ट ईटानगर। डोनियो डोनियई पोलो एयरपोर्ट ईटानगर 15 अगस्त से ऑपरेशनल हो जाएगा। और बेसिकली इस एयरपोर्ट इट इज़ एबल टू अकोमोडेट 200 पैसेंजर्स। 200 पैसेंजर्स को बेसिकली ये हैंडल कर सकता है ड्यूरिंग पीक आवर्स। और इसमें जो टोटल कॉस्ट लगी है वो लगी है अराउंड 645 करोड़ रुपए, ठीक है। और दिस एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड अराउंड 115 15 किलोमीटर ईटानगर से दूर है। 645 करोड़ रुपए इसमें टोटल लगे हैं। और कौन सी स्कीम के अंदर ये बना है? कैपिटल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर इस एयरपोर्ट को बनाया गया है, कैपिटल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर। फाइन। और इसके साथ में एक और चीज़ है कि ये पहला ऐसा एयरपोर्ट बनेगा अरुणाचल प्रदेश में जिसका जो रनवे है वो 2300 मीटर का है। 2300 मीटर का इसका रनवे है, जो सूटेबल है बोइंग के लिए, ठीक है। बोइंग 747 के लिए जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए ये सूटेबल रनवे रहेगा। और जो बोइंग 747 क्या है? ये सबसे लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट है और इसके लिए सूटेबल रनवे बनाया गया है इस एयरपोर्ट पर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ 43rd। इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज परफॉर्म की है, पैन इंडिया एक्सरसाइज, जिसे स्काईलाइट बोला जाता है। और बेसिकली ये क्या करेगा? टेस्ट करेगा और इवेल्युएट करेगा सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क को। सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क को टेस्ट करेगा और इवेल्युएट करेगा पैन इंडिया एक्सरसाइज, जिसे स्काईलाइट भी बोलते हैं, ठीक है। इन द वेक ऑफ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें वो टेस्टिंग करने के लिए और इवेल्युएट करने के लिए सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क का ये पूरा ऑपरेशन और प्रोसेस हुआ है। और ये जो एक्सरसाइज हुई है 25 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई के बीच में हुई है। और ये जो एक्सरसाइज है इंडिया का ईस्टर्न एरिया, नॉर्दर्न एरिया और आइलैंड टेरिटरी सबको कवर करेगा, ठीक है। और इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है इसरो ने। और इसके साथ साथ में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज भी हैं जो स्पेस से रिलेटेड है। फाइन। सो इंडियन आर्मी ने पैन इंडिया एक्सरसाइज परफॉर्म की है जिससे वो टेस्ट कर सके और इवेल्युएट कर सके अपना खुद का सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क, क्योंकि अगर फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह से बचने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 44। सो 44th न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है। इसके हिसाब से औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड औरंगाबाद महाराष्ट्र पहली ऐसी स्टेट औरंगाबाद पहली ऐसी सिटी बनी है इंडिया की। औरंगाबाद पहली ऐसी सिटी बनी है इंडिया की जो ऑफिशियली रिलीज़ किया है, जिसने इन्वायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर ऑफिशियली रिलीज़ किया है। और ये रिलीज़ हुआ है गूगल से, ठीक है। सो औरंगाबाद हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया टू ऑफिशियली रिलीज़ द इन्वायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर डाटा। ये डाटा जो गूगल से मिला है इनको। और जो ये इन्वायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर है इसको इंट्रोड्यूस किया है गूगल ने नई दिल्ली में। और ये जो डाटा है बेसिकली रिसर्च ग्रुप को हेल्प करेगा काफ़ी, जिससे वो एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलप कर सके औरंगाबाद के लिए। और उससे उसका इन्वायरमेंट और उसकी सोसाइटी जो है वो इम्प्रूव करेगी। फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ नंबर 45। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अमेंडमेंट किया है, किसमें किया है? लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटी रूल 2011 में। लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स 2011 में फॉर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, जिससे बिजनेस करने में आसानी हो सके, इसीलिए इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं। और काफ़ी जो बर्डन्स इसमें पहले से अवेलेबल थे उनको हटाया गया है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में,
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बर्डनसम हो रखा था, तो वहाँ से कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। और इस लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटी सेकेंड अमेंडमेंट 2022, अब इसका नाम रख दिया गया है, क्या रखा गया है, लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटी सेकेंड अमेंडमेंट रूल 2022, अब इसका नाम हो गया बदल के। और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जो काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, उसने क्या बोलते हैं, उसने अलाउ किया है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को कि वो इस तरीके के मैंडेटरी डिक्लेरेशंस डिक्लेयर कर सके थ्रू क्यूआर कोड के थ्रू कुछ मैंडेटरी डिक्लेरेशंस है जो होने ही होने चाहिए हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए। ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काम करता है, उसको अलाउ कर दिया गया, उसने फिर ये अलाउ कर दिया है, फाइन, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 46। तो 46 न्यूज़ क्या है, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड काफ़ी लंबी न्यूज़ ये होने वाली है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जितना कुछ इसमें चेंजेस लाए गए हैं वो सारे इसमें कवर है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हुई है 3 से लेकर 5 अगस्त के बीच में, ठीक है। और उसी बीच उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का थर्ड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी निकाला है 2023 का। फाइनेंशियल ईयर 2023 का आरबीआई ने थर्ड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी निकाला है। और आरबीआई ने अपनी पावर का यूज़ करते हुए, जो पावर उसको मिली हुई है अंडर सेक्शन 11 ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 के अंदर, उसके सेक्शन 11 के अंदर जो उसको एक्सरसाइज, जो उसको पावर मिली हुई है, उसको यूज़ करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली इंक्लूड कर दिया है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को, जिसे क्रेडिट ब्यूरोज भी कहते हैं, किसमें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर। इसके अंदर सीआईसी और क्रेडिट ब्यूरोज को इसने इंक्लूड कर लिया है। सो इंक्लूड कर दिया गया है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज और क्रेडिट ब्यूरोज को अंडर आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर, फाइन। और ये इफ़ेक्टिव हो जाएगा 1 सितंबर 2022 से, 1 सितंबर 2022 से ये इफ़ेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। इसी से रिलेटेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी भी सेटअप की है, जिससे वो एक इन डेप्थ एनालिसिस निकाल सके, जो अभी फ़िलहाल में मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट बेंचमार्क इशू चल रहा है उस करंट, ठीक है, उसकी एक इन डेप्थ एनालिसिस निकाल सके, इसीलिए एक कमेटी सेटअप की गई है, मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट बेंचमार्क इशू, इसको सॉल्व किया जा सके, इसीलिए एक इन डेप्थ एनालिसिस की बात की गई है। उसके साथ साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक भारत बिल पेमेंट सिस्टम को ओपन किया है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। और किस लिए किया है, एनआरआईज के लिए किया है, जो बेसिकली वो अपने सारे के सारे यूटिलिटी बिल्स, ठीक है, सारे के सारे बिल, सारी की सारी एजुकेशन फ़ीस वगैरह, ये सब कुछ वो आ, अपनी फैमिली के बिहाफ पर, जो इंडिया में रह रही होगी, वो पे कर पाएंगे। और पहले क्या था, ये चीज़ पहले अवेलेबल नहीं थी एनआरआईज़ के लिए, तो पहले जो जो रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया थे उन्हीं के लिए एक्सेसिबल थी। अब इन्होंने एनआरआईज़ के लिए भी ये फैसिलिटी दे दी है कि जो उनकी फैमिली इंडिया में है उनके बिल्स वो पे कर पाएंगे, ओके, फाइन। अब नेक्स्ट आ जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं, जो ऑथराइज्ड है सेक्शन 10(1) ऑफ फेमा एक्ट 1999 के अंदर, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स है, इनको परमिशन दे दी है कि ये लोग बेसिकली स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर सेक्शन 10(1) ऑफ फेमा एक्ट 1999 के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फुल फॉर्म है फेमा की, इनको परमिशन मिल गई है कि ये फॉरेन करेंसी सेटल्ड ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली
नॉन रेजिडेंट्स के साथ और अदर मार्केट मेकर्स के साथ कर पाएंगे ईजिली। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, तो अब ये इनको परमिशन मिल गई है कि ये जितने भी, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, फॉरेन करेंसी सेटल्ड ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप ट्रांजेक्शन को डायरेक्टली कर पाएंगे नॉन रेजिडेंट्स के साथ। उसके साथ साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट भी इशू किया है और उस ड्राफ्ट का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजिंग रिस्क एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डायरेक्शन 2022 फॉर पब्लिक कमेंट्स। पब्लिक कमेंट्स के लिए ड्राफ्ट भी इशू किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजिंग रिस्क, रिस्क को मैनेज करना, और कोड ऑफ कंडक्ट को फाइनेंशियल सर्विसेज की आउटसोर्सिंग में। सो पब्लिक कमेंट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको इशू किया है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, 47th न्यूज़ है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, जो मार्केट रेगुलेटर है, उसने 15 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी सेटअप की है। ठीक है, और किस लिए की है, बेसिकली 15 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी सेटअप की है जिसका नाम है FPI एडवाइजरी कमेटी, दैट इज़ FPI, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कमेटी। एफ का मतलब FPI है पूरा कंप्लीटली, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एडवाइजरी कमेटी, और जिससे इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस कैपिटल मार्केट में सिंप्लीफाई हो सके, आसानी से हो सके, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। हमने 47 तक कंप्लीट किया। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए कैपिटल मार्केट में, ओके, ठीक है। और इसके साथ साथ में जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में टोटल 14 मेंबर्स होंगे और वो रिप्रेजेंट करेंगे फॉरेन बैंक्स को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और साथ साथ में स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरीज को भी। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 48। तो गूगल ने एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और उसका नाम है इंडिया की उड़ान। इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ऑनलाइन प्रोजेक्ट है और गूगल ने ये लॉन्च किया है। इसमें बेसिकली इंडिया का अचीवमेंट्स 75 सालों में, ठीक है, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में, व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया एंड ऑल द अचीवमेंट्स, ऑल द माइलस्टोन्स विच इंडिया हैज़ अचीव्ड ओवर दीज ईयर्स, वो सारे के सारे इस प्रोजेक्ट में बेसिकली फ़ीचर किए गए हैं। और ये जो इवेंट है, ये ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में, और इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया इन द प्रेजेंस और यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म जी किशन रेड्डी वॉज प्रेजेंट देयर, और इट वॉज एग्जीक्यूटेड बाय गूगल आर्ट्स एंड कल्चर। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया था और उसका जो थीम था वो था अनवेवरिंग एंड अनडाइंग स्पिरिट ऑफ इंडिया ओवर दीज पास्ट 75 ईयर्स। नेक्स्ट न्यूज़, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपॉइंट किया है, 1 सेकेंड, आई एम सो सॉरी, फाइन। तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपॉइंटमेंट किया है इंद्रजीत कमोत्रा का, इंद्रजीत कमोत्रा, एंड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है उनको, और इनका अपॉइंटमेंट अप्रूव भी किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और जनवरी 2022 में बैंक ने विनोद राय को चेयरमैन बनाया था, जो फॉर्मर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रह चुके हैं इंडिया के, उन्हें चेयरमैन बनाया था। MD एंड CEO अब इन्हें इंद्रजीत कमोत्रा को बनाया है। जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसका बिजनेस कमेंस हुआ था 2021 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसमें सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 50। सो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अप्रूव किया है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक्सटेंशन इन सर्विस ऑफ राजीव गाबा। राजीव गाबा जी जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, उनका जो टाइम पीरियड है एक्सटेंड करने के लिए अप्रूवल मिल चुका है और 1 साल के लिए अब इनका अप्रूवल मिला है, 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, बियॉन्ड 30 अगस्त 2022, 30 अगस्त को उनका ख़त्म हो रहा था, लेकिन अब इसके 1 साल बाद तक वो रहेंगे। और ये फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी भी रह चुके हैं
और 1982 बैच के आईएएस ऑफिसर है झारखंड कैडर के, ठीक है, झारखंड कैडर के। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 51। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, बेसिकली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब वो अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट नहीं करेगी जैसे हुबल स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है। अब वो सन के चारों तरफ ऑर्बिट में आएगी, और सन के, और सन जो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ के, जस्ट लाइक हुबल स्पेस टेलीस्कोप में हुआ था पहले अर्थ के चारों तरफ और फिर सन के, सेम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो नासा ने डेवलप की है, अब वो अर्थ के चारों तरफ नहीं, सन के चारों तरफ यू नो ऑर्बिट करेगी। और इसे क्या बोला जा रहा है, सेकंड लैग्रेंजे पॉइंट, इसे बोला जा रहा है सेकंड लैग्रेंज पॉइंट, और 1.2, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। 52nd 52nd न्यूज़ क्या है? 52nd न्यूज़ इज रिलेटेड टू this news is related to दानिश साइक्लिस्ट। तो दानिश साइक्लिस्ट जो है, डैनिश साइक्लिस्ट, डैनिश एक जगह है, और नाम है जोनास विंगीगार्ड, जोनास विंगीगार्ड ये उनका नाम है, और इन्होंने 109वां एडिशन जीत लिया है टूर डी फ्रांस का। टूर डी फ्रांस का 109th एडिशन जोनास विंगीगार्ड ने जीता है, और ये हुआ था, ये बेसिकली एक साइकिलिंग रेस थी, ठीक है, साइकिलिंग रेस थी, और ये हुई थी 24 जुलाई को। इसमें विनर ये रहे हैं, और ये उनका पहला ऐसी रेस थी जो पेरिस फ्रांस में हुई थी, ठीक है, फर्स्ट टूर दी फ्रांस टाइटल उन्होंने अचीव किया है। ही इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, और दैट इज़ इट, नथिंग इम्पोर्टेंट। इसमें सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने, ही वॉज द विनर। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड टू इंडिया का सेकेंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, सेकेंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, सेकेंड एडिशन ये हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर इज़ द प्लेस जहाँ पे सेकेंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। 3 सितंबर, 3 सितंबर से हो रहा है, और इसमें फिल्म्स जो 54 कंट्रीज़ की फिल्म है बेसिकली उनको स्क्रीन किया जाएगा 2 दिन तक, ठीक है, पूरे 2 दिन तक ये इवेंट चलेगा। और इसका जो पहला एडिशन था वो 2019 में हुआ था, वो भी जम्मू में था, ठीक है, वो जम्मू में हुआ था। और जम्मू क्या है, विंटर कैपिटल है यूनियन टेरिटरी की, जम्मू इज़ द विंटर कैपिटल, विंटर कैपिटल है यूनियन टेरिटरी की, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 54। सो सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो एक रिजर्व है महाराष्ट्र स्टेट में, और जो लोकेटेड है वेस्टर्न घाट के सह्याद्री रेंज में, ठीक है, वेस्टर्न घाट पर लोकेटेड है, और ये बेसिकली नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने अलाउ कर दिया है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने अलाउ किया है ड्रिलिंग इन्वेस्टिगेशन अलाउ कर दी है सह्याद्री टाइगर रिजर्व में। क्यों की है? क्योंकि सह्याद्री टाइगर रिजर्व हाई सेस्मिक एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है। क्यों एक्सपीरियंस कर रहा है? कोयना डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है महाराष्ट्र में, उसकी वजह से हाई सेंसिटिविटी सीस्मिक एक्टिविटीज़ हो रही है सह्याद्री टाइगर रिजर्व में। इसीलिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने ड्रिलिंग इन्वेस्टिगेशन अलाउ की है, जिससे वो फाइंड आउट कर सके कि what is the reason and how it can be you know dealt with. Next news is 55th। आरिफ मोहम्मद खान जो गवर्नर है केरला के, और ठीक है, जिनकी पोजीशन असेंबली सिटिंग में 8th पोजीशन पहुंच गई थी 2020 में, अब वो फिर से टॉप पे आ गए हैं, ठीक है।
तो उनकी पोजीशन जो थी वो 8th पोजीशन पे पहुंच गई थी असेंबली सिटिंग को होल्ड करने में। अब वो टॉप पे आ गए फिर से 2021 में। और क्योंकि उनकी सिटिंग अब 61 हो चुकी है, हाउसिंग सिटिंग 61, ये और जो ये हाईएस्ट है, ठीक है, ये हाईएस्ट है। और जो ये रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट आई थी फंक्शनिंग ऑफ स्टेट असेंबली 2021, स्टेट असेंबली की फंक्शनिंग 2021 के लिए। और इसको पब्लिश किया था पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने, पब्लिश किया था पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च में। सेकंड नंबर पे उड़ीसा आया है। उड़ीसा की टोटल 43 सिटिंग डेज रहे हैं, इसके 61 सिटिंग डेज रहे हैं। और फिर थर्ड पोजीशन पे है कर्नाटका, जिसके 40 सिटिंग डेज रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है 56। सो एक रेयर 170 कैरेट पिंक कलर का रफ डायमंड डिस्कवर हुआ है, जो टोटल उसका जो वेट है 34 ग्राम का है। और ये डिस्कवर किया गया है अंगोला के ल्यूकापा लुलू माइन में, ठीक है। लुकापा की लुलू माइन जो अंगोला में है, ये डिस्कवर वहाँ पे हुआ है। और इसको बोला जा रहा है कि ये लार्जेस्ट पिंक डायमंड है 300 साल में, इससे बड़ा पिंक कलर का डायमंड नहीं मिला है, तो इसीलिए इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पिंक डायमंड। और यस, और इसका टाइटल क्या रखा है, लुलू रोज़, इसका नाम रखा है लुलू रोज़, लुलू रोज़ इसका नाम रखा है, ठीक है जी। अब चलते हैं, लास्ट के 4 बचे बस। सो 57th न्यूज़ क्या है, 57th न्यूज़ इज़ व्हाट इज़ कॉल मनी। देखिए कॉल मनी क्या होती है। कॉल मनी जो है, जब हम किसी से बोरो करते हैं या किसी को पैसे देते हैं, किसी से लेते हैं उधार पर सिर्फ एक दिन के लिए, तो उसे कॉल मनी कहते हैं। अगर हमने किसी से पैसा लिया या दिया 2 से लेकर 14 दिन के बीच के लिए, ठीक है, 2 से लेकर 14 दिन में वो दे देगा या हम उसको दे देंगे, तो उसके इसमें उसको बोला जाता है नोटिस मनी। अगर टाइम 14 दिन से ज़्यादा हो गया दिए हुए या लिए हुए, तो उसे बोलते हैं टर्म मनी, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। नेक्स्ट न्यूज़ है 58। सो हिमालय स्पाइस गार्डन, हिमालय में स्पाइस गार्डन बना है और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है पूरे के पूरे इंडियन हिमालयन रीजन में। ये पहला ऐसा स्पाइस गार्डन बन रहा है जहाँ पे हर एक स्टेट की, हर एक जगह की मैक्सिमम और जो मोस्ट प्रोमिनेंट स्पाइसेस है और कह सकते हैं चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पे इस गार्डन में प्रोड्यूस की जाती है। तो जैसे पहली बात तो इसको इनोग्रेट किया है हिस्टोरियन है शेखर पाठक, ही इज़ एन हिस्टोरियन। तो उन्होंने इसको इनोग्रेट किया है। और कहाँ पे किया है, रानीखेत में। रानीखेत हिल स्टेशन है उत्तराखंड में, ठीक है, यहाँ पे इसका इनोग्रेशन हुआ है हिमालयन स्पाइस गार्डन का। और इसमें जैसे क्या बोलते हैं, केसर मिलेगा कश्मीर का, ठीक है। और तेज पत्ता जो होता है वो मिलेगा तिमोर का। और साथ साथ में वाइल्ड हींग जो होता है, जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में मिलती है वहाँ की, वो भी मिलेगी। तो काफ़ी कुछ जो प्रोमिनेंट चीज़ें हैं और काफ़ी फेमस चीज़ें हैं, वो सारी एक ही जगह पे इस गार्डन में मिलेंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर 59th। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट ऑर्गेनाइज किया गया यूनाइटेड नेशन के थ्रू, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। और इसको बेसिकली जो ईयर 2023 है उसको बोला गया है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डे डिक्लेयर किया है। और ये डिक्लेयर किया गया ऑन द इनिशिएटिव ऑफ पीएम मोदी। पीएम मोदी का ये इनिशिएटिव था कि 2023 साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जाए। और ये भी बोला गया है कि जो क्या बोलते हैं, जो न्यूट्रिशियस ग्रेन्स है, और उन्होंने बेसिकली एक रिस्पेक्टेबल प्लेस अपने फूड प्लेट में, अपनी जगह एक रिस्पेक्टेबल जगह बना ली है, ऐसा कहना है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह जी का।
फाइन। बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, इसी से रिलेटेड इस डे को ऑब्जर्व करने के लिए। अब चलते हैं लास्ट न्यूज़ पर। लास्ट न्यूज़ है, इंडिया का सबसे बड़ा ऑक्शन हो रहा है स्पेक्ट्रम का, और जिसमें टेलीफोन डाटा आ रहा है, ठीक है, इंटरनेट डाटा के सिग्नल्स आ रहे हैं, टेलीफोन के सिग्नल्स, इंटरनेट डाटा के सिग्नल्स, और ये बिगेस्ट एवर ऑक्शन है स्पेक्ट्रम का, और ये 26 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसमें टोटल कितनी पावर है? 72 गीगा हर्ट्स, ठीक है, 72 गीगा हर्ट्स की टोटल इसका पूरा पावर पैक है। और ये किसका है? 5G एयरवेव्स का, ठीक है, 5G एयरवेव्स जिनकी टोटल वर्थ है 4.3 लाख करोड़ रुपीज़ ऑन ऑफर, ठीक है। अगर उनकी बिडिंग हो रही है, उस बिडिंग में 4.3 लाख करोड़ रुपए का ऑफर, वर्थ ऑफर जो है उसकी पूरा ये दिया गया है। और ये 5G एयरवेव्स का है, और इसमें मुकेश अंबानी ने अपनी बिडिंग लगाई है, भारती एयरटेल ने लगाई है, वोडाफोन आइडिया ने लगाई है, और अदानी इंटरप्राइजेस ने भी अपनी बिडिंग इसमें लगाई है, ठीक है। और ये ऑफ़र करता है बेसिकली अल्ट्रा हाई स्पीड, ठीक है, 5G एयरवेव्स अल्ट्रा हाई स्पीड ऑफर करता है। इसमें जो 4G की स्पीड है ना, अभी जो हम यूज़ करते हैं, उससे भी 10 टाइम्स हाई स्पीड है 5G एयरवेव्स की। और इसमें हर टाइप के फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं, 600 मेगा हर्ट्स, ठीक है, 700 मेगा हर्ट्स, तो हर एक टाइप के फ्रीक्वेंसी बैंड्स अवेलेबल है। और सो मतलब जो फ्रीक्वेंसी के बैंड है उसमें हर एक फ्रीक्वेंसी के बैंड्स के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, और हर एक के लिए अलग अलग ऑप्शन किया जाएगा। 600, 700, 800, 900, 1800, सबके लिए अलग अलग से ऑप्शन किया जाएगा। और टोटल इसका जो पूरा का पूरा है वो 72 गीगा हर्ट्स का है, ठीक है, 72 गीगा हर्ट्स का पूरा 5G एयरवेव्स का फ्रीक्वेंसी का बैंड है। फाइन, दिस इज़ नॉट पावर, दिस इज़ फ्रीक्वेंसी का। ओके, चलो फिर ये हमारा कंप्लीट हो गया 1 से लेकर के 8 अगस्त तक का। और अब हम करेंगे, देखती हूँ मैं जून स्टार्ट करना शुरू करो कि पहले फिर 9 से लेकर के 16 तक का कंप्लीट करता है, वो आने वाली वीडियो में पता चल ही जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।